नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ अक्षय। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है और इससे लोकतंत्र को जो मजबूती प्रदान करता है वो है इस देश का कानून और संविधान। देश के संविधान में हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है, लेकिन कानूनी पेचीदगियों और जानकारी के अभाव के चलते देश का एक बड़ा हिस्सा इंसाफ की दहलीज से दूर रह जाता है। ऐसे लोगों को उनके अधिकार और कानूनी जानकारी देने के मकसद से हम रोजाना आपके बीच मौजूद रहते हैं एक नए विषय के साथ। जानकारी के इसी अभाव को दूर करने के लिए हम इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन के जरिए कानूनी सलाहकारों के माध्यम से आपकी समस्याओं का निदान करने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं घरेलू हिंसा की। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ कानूनी प्रावधान है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा भी अगर किसी और तरह की कोई कानूनी अड़चन, कोई कानूनी समस्या आपके सामने है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। क्या बेहतर कानूनी विकल्प हो सकता है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। घरेलू हिंसा से महिला सुरक्षा को लेकर क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया है, इससे संबंधित कोई सवाल है या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। और क्या बेहतर कानूनी विकल्प हो सकता है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं और टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। और आज इस विषय पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। एडवोकेट राजेश पटोहा जी हमारे साथ जुड़े हैं, आप अधिवक्ता हैं दिल्ली हाईकोर्ट के। साथ ही प्रयागराज से रितम्बरा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आप अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट की। बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत राजेश पटोहा जी मैं आपसे ही करूंगा। सबसे पहले ये बताएं कि घरेलू हिंसा से तात्पर्य क्या है, क्या होती है घरेलू हिंसा? देखिए, जो घरेलू रिश्तों में हो रही जो भी हिंसा है, जो कि इकोनॉमिक जिसे कहते हैं हम, आर्थिक रूप से या मानसिक रूप से या फिर किसी फिजिकली रूप से अगर होती है किसी के साथ हिंसा, तो वो घरेलू हिंसा की श्रेणी में आती है। उसके अंदर ये एक सिविल रेमेडी है जो महिला को जल्द से जल्द देने की इसमें जो प्रक्रिया है कानून के द्वारा, ये 2006 में एक्ट आया था। और इसमें जो है महिला जो है हमारी बहन, माँ, बेटी जो भी है, जो घरेलू रिश्ते में है, वो साथ रहते हुए कोई अपने लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर ले सकती है कोर्ट के द्वारा कि उनके साथ किसी तरह की मारपीट ना की जाए, उनको ताने ना दिए जाए। अगर वो कहीं काम करती हैं, काम पे जाने से रोका ना जाए। अगर स्कूल जाती हैं, स्कूल जाने से रोका ना जाए। और अगर कामकाजी महिला है, उनकी कई बार ये भी देखने में आता था, पहले शिकायत नहीं हो पाती थी इन चीजों के लिए कि उनकी सैलरी रख ली जाती है या उनको घर का जो सामान है प्रॉपर यूज करने नहीं दिया जाता था उनको। तो इन सब चीजों से जो है उनको बचाने के लिए, उनको तत्काल रिलीफ देने के लिए डोमेस्टिक प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है 2006 में आया था ये। और ये काफी जल्द प्रक्रिया होती है जिसमें हर लेडीज को जल्द से जल्द न्याय मिलता है इसके अंदर। चलिए, बिल्कुल इसकी और भी हम बारीकियों को समझने का प्रयास करेंगे और क्या इस एक्ट के आने के बाद घरेलू हिंसा से महिलाओं को मुक्ति मिल पाई है या फिर अभी भी इसके सामने चुनौतियां, हम इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही अपने दर्शकों से हम अपील भी बार बार करते हैं कि किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन, कोई कानूनी समस्या आपके सामने चल रही है, कोई रास्ता, कोई विकल्प आपको नजर नहीं आ रहा, तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। लीगल हेल्पलाइन आपका अपना शो है, इस शो के माध्यम से आप भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। फोन लाइन्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है और ये जो दो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। रितम्बरा जी मैं आपके पास आऊंगा। आज जो हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रहे हैं और खासतौर पर महिलाओं को लेकर कानूनी प्रावधान की बात कर रहे हैं, मैं एक चीज और आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या घरेलू हिंसा की शिकार सिर्फ महिलाएं हो सकती हैं या फिर पुरुष भी? जी, आज की जो परिस्थितियां हैं तो इसमें तो मैं ये नहीं कह सकती जो आर्थिक रूप से संपन्न महिला है तो ऐसा नहीं है। कई केसेस मेरे पास आए हैं तो उसके पास कोई एक्ट, डोमेस्टिक एक्ट तो लागू नहीं होगा, तो उसको हमने कंप्लेन में 323, 506, 504 बना के दाखिल किया है, लेकिन वो सबकी स्थितियां नहीं है। ये एक्ट जो महिला पीड़ित के लिए बनाया गया है, तो अब इस एक्ट में कौन पात्रता है ये पहले मैं बता दूं कि इसमें घरेलू, जैसा कि नाम ही से ही एक्ट बना हुआ घरेलू हिंसा अधिनियम बना है, तो घरेलू घर में कारित होने वाली जो हिंसा है तो वो सिर्फ पत्नी ही नहीं है, पति
या वो महिलाएं जो सास भी कर सकती है, बेटी भी कर सकती है, बहन भी कर सकती है, जिससे वो शोषित हो रही है परिवार में जो घर के गार्जियन है, तो ये पात्रता रखते हैं। इसके अलावा इस एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर ये घरेलू हिंसा किसी के घर में हो रही है तो सिर्फ जो शिकायत कर रही है महिला, पीड़ित महिला, सिर्फ वही नहीं कर सकती, इसकी शिकायत पड़ोसी भी कर सकता है या कोई सोशल व्यक्ति भी कर सकता है। अगर जानता है कि इस घर में घरेलू हिंसा हो रही है तो वो जो इसके लिए जो संरक्षण अधिकारी बनाए गए हैं, जगह जगह पे डीपीओ है जो डिस्ट्रिक्ट प्रोविजन अधिकारी हैं, कहीं ये अधिकार महिला समाख्या को दिया गया है, तो वो लोग जो है इसकी जांच करके और रिपोर्ट कोर्ट में भेजते हैं। और इसमें इस एक्ट बहुत बड़ा बृहद एक्ट है, इसमें कई फैसिलिटीज हैं। लेकिन आपने मुझसे प्रश्न किया कि पुरुष, तो पुरुष के लिए मैं कहूंगी जो मेरे पास आते हैं जो केसेस हैं, पुरुष भी हैं, लेकिन वो पारिवारिक कंडीशंस अलग हैं। वो जो महिलाएं जो वास्तव में खड़ी हैं, अपने पैरों पे खड़ी हैं, या उनका फैमिली बैकग्राउंड कुछ अलग है, स्ट्रांग है, तो वहां पे हरेस है, पुरुष का भी हरेसमेंट हो रहा है। जी जी। तो यहाँ मैं कहूंगी कि वो चले बिल्कुल, हम इसीलिए आज इस विषय को चर्चा में लेकर भी आए हैं, क्योंकि जानकारियों के अभाव के चलते एक बड़ा हिस्सा देश का ऐसा है जिसे जानकारी नहीं होती कि अगर वो घरेलू हिंसा से प्रताड़ित है तो उसकी शिकायत कहाँ पर की जाए, कहाँ पर संपर्क करना चाहिए राजेश पटोहा जी, और क्या कदम उठाने चाहिए घरेलू से हिंसा से प्रताड़ित होने वाली महिलाओं को। जी बिल्कुल ठीक है, अभी मैं आपको उत्तर देता हूँ। उससे पहले जो आपने प्रश्न किया था उसका भी मैं थोड़ा उत्तर देना चाहूंगा। ये एक्ट सिर्फ महिलाओं के लिए है जी। और जहाँ तक पुरुष वर्ग के साथ अगर कोई किसी प्रकार की प्रताड़ना हो रही है तो कानून में अन्य प्रावधान है, वो उसमें अपना अप्लाई कर सकते हैं, उसके अनुसार जो है कंप्लेंट कर सकते हैं और आगे जो है कार्रवाई या मुकदमा डाल सकते हैं। और जहाँ तक अभी आपने इस केस के बारे में पूछा मेरे से, तो इसमें बेसिकली क्या है कि आपको जो है रिटर्न में पुलिस कंप्लेंट भी दे सकते हैं। अगर पुलिस कंप्लेंट नहीं देना चाहती हैं तो प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं, आप लिखित इलाका मजिस्ट्रेट के पास एक लिखित में शिकायत देंगी आप कि आपको क्या क्या परेशानी है और आपके जो है कौन आपको परेशान कर रहा है घरेलू रिश्तों में जो भी है। तो जो इलाका मजिस्ट्रेट है जो वो उसमें संरक्षण अधिकारी जो है प्रोटेक्शन ऑफिसर से 3 दिन में रिपोर्ट मंगाते हैं और उस रिपोर्ट के अनुसार अगर उनको लगता है कि कोई इंटरिम ऑर्डर देना चाहिए तो ऑर्डर पास कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा। और वो जरूरी नहीं कि दूसरी पार्टी है तब भी हो, वो एक्स पार्टी भी ऑर्डर हो सकता है। और जैसे कि महिला को लगता है कि उसे घर से निकाल दिया जाएगा और वो उस घर में रह रही है डोमेस्टिक रिलेशनशिप में, तो कोर्ट के द्वारा वो ऑर्डर ले सकती है कि उसको घर से कोई निकाल ना सके उसे। तो ये ऐसे जो इमरजेंसी वाले ऑर्डर होते हैं कोर्ट प्रोटेक्शन ऑर्डर की तरह कर सकती है। उसके अलावा इकोनॉमिक जो प्रोटेक्शन के लिए, कंपनसेशन के लिए, बच्चे की कस्टडी के लिए, इसमें ये काफी वाइडल स्कोप है इस एक्ट में। जो भी आपको समस्या है जिस लेडी को, वो कंप्लेंट लिखित में दे कोर्ट में और संरक्षण अधिकारी से कोर्ट रिपोर्ट मंगा के और दूसरी पार्टी को उसको सम्मन करके इसमें सुनवाई की जाती है। रितंबरा जी, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की जो चर्चा कर रहे हैं, हम ये भी चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं कि प्रोटेक्शन ऑफिसर्स ये होते कौन हैं, इनकी नियुक्ति किस तरह से होती है और कैसे ये सहायक सिद्ध होते हैं। देखिए, जो प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं ये जिला प्रोविजन अधिकारी होते हैं और इनको ये एक ही नहीं, वो कई उनके पास और अधिकार सुरक्षित होते हैं, जैसे कि बच्चों के मॉनिटरिंग की भी उनके पास है और भी जो जिले में गतिविधियां हैं, जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं उन पे भी वो मॉनिटरिंग करते हैं कि उनका, ये सरकार के द्वारा ही गठित होते हैं। और इनका काम जो ये डोमेस्टिक एक्ट में जब हम लोग फाइल करते हैं, कंप्लेंट फाइल करते हैं सेक्शन 12 में, तो ये तुरंत वहां पे कंप्लेंट में वादनी का बयान नहीं लिया जाता, पहले वो जिला प्रोविजन अधिकारी क्या ही जाता है। तो जिला प्रोविजन अधिकारी दोनों पक्षों को भी बुलाते हैं और उनका बयान रिकॉर्ड करके स्टेटमेंट तब न्यायालय पे भेजते हैं, यानी कि थोड़ी सी जांच परख करते हैं वहां पे। तो जब न्यायालय में आता है तो हम लोग फिर जो भी पक्ष विपक्ष के बीच वार्ताएं होती हैं डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य के आधार पे, लेकिन उसमें इस सेक्शन में 23 सेक्शन है एक जो अंतरिम राहत के लिए बनाई गई है पीड़िता के, उसमें हम अगर बच्चा है तो बच्चे के लिए भी, नहीं बच्चा है तो जो पीड़िता है, महिला पीड़िता है, उसके लिए अंतरिम के लिए याचना करते हैं, तो वो पहले हमारी अलाउ हो जाती है। अब होता ये है कि कभी कभी स्थितियां दो बन जाती यहाँ पे।
कोई कोई पार्टी तो जो अलाउ होता है कोर्ट के द्वारा आदेश मेंटेनेंस, उस पे वो शुरू कर देते हैं पैसे और आगे एविडेंस के लिए प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है। लेकिन कभी कभी जो पार्टी है, विपक्ष की पार्टी, वास्तव में जो थोड़ा सा नहीं जल्दी देना चाहती है, कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करती, तो वो 29 सेक्शन में अपील कर देते हैं उसी ऑर्डर को कि हमको इस ग्राउंड पे नहीं सुना गया, 2-4 ग्राउंड्स हैं उस लेके चली जाती है। तो अपील में भी राहत तो नहीं मिलती, अमूमन बहुत रेयर एक आध केसेस में विपक्षी को मिलता है, लेकिन महिला को मिलता है, उसमें भी राहत मिलता है। उसके बाद जो आगे की प्रोसीडिंग, अच्छा इसमें मैं एक चीज और बता दूं कि जो आर्थिक रूप से कमजोर महिला है तो उसको वो सेवा अपनी मतलब वकालत के लिए या खुद अपना प्रेजेंटेशन कोर्ट में कर सकती है, अगर वो समझती है कोर्ट को ऐसी कोई बाध्यता नहीं कि वकील ही करे, और नहीं तो वकील की सेवा के लिए वो जो संरक्षण अधिकारी है उनसे मांग सकती है कि हमको निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए। मीडिएशन के लिए भी इसमें प्रावधान है। इसके अलावा वो और भी जो है कोई सेवा संरक्षण का चाहती है, कोई उसको बहुत भय है घर के अंदर या कहीं पे, तो वो संरक्षण के लिए भी सब क्लास हमारे हैं 21, 22 में मांग सकती है। इसके अलावा और भी चीजें हैं जो, हाँ यहाँ पे मैं बता दूं कि इस एक्ट में सजा 3 साल की है, लेकिन वो किस स्थिति में है, वो बहुत मेजर स्थिति में है। चले बिल्कुल उस मेजर स्थिति को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला भी हमारे साथ शुरू हो चुका है। नंदलाल जी पहले दर्शक बिहार के कटिहार से हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आपका नंदलाल जी, क्या समस्या है, सवाल कीजिए। विगत 3 साल पूर्व मेरे पुत्र जो प्राइवेट तौर पर बिजली मिस्त्री का कार्य करता था, गोदरेज कंपनी के ठेकेदार द्वारा जबरदस्ती बिजली के पोल पर चढ़ने के लिए मजबूर किया और पोल से गिरकर दुर्घटना कारित हो गया। कंपनी के ठेकेदार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई, लेकिन अभी तक मुझे मुआवजा का कोई राशि प्राप्त नहीं हुआ है। मुझे क्या करना चाहिए? चले बिल्कुल, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो दूसरा, राजेश पटोहा जी, क्या इनके पास रास्ता बताएंगे, कानूनी विकल्प? देखिए, एक तो इसमें एफआईआर हुई होगी और एफआईआर जो है वो क्रिमिनल लायबिलिटी के लिए है, और उसके अलावा इनको वर्कमैन कंपनसेशन जो है वो अपने जो इलाका लेबर कमिश्नर होंगे उसके यहाँ इनको एप्लीकेशन डालनी होगी, और वहाँ पर भी इंटरिम जो मुआवजा होता है उसको दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर नहीं किया है तो इनको वहाँ अप्लाई करना चाहिए। और अगर 304A का अगर एफआईआर हुई है तो दुर्घटना में जो उनकी दिक्कत हुई है उनको, तो उसमें वो इलाका मजिस्ट्रेट के एप्लीकेशन लगा के पता करें कि उनके केस का स्टेटस क्या है और अपने केस को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए बिल्कुल। और नंदलाल जी, आपके इस पूरे प्रकरण से संबंधित अगर कुछ दस्तावेज भी आपके पास हों तो उसकी एक प्रति भी अगर आप हम तक पहुंचा देते हैं तो उसका निरीक्षण परीक्षण करने के बाद क्या और बेहतर विकल्प हो सकता है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुंचाने का जरूर प्रयास करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम अपने दर्शकों से भी बार बार अपील करते हैं कि किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन, कोई कानूनी समस्या आपके जहन में चल रही है, कोई विकल्प, कोई रास्ता आपको नजर नहीं आ रहा, तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं और क्या बेहतर कानूनी विकल्प हो सकता है, इसका जवाब हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं घरेलू हिंसा से महिला सुरक्षा को लेकर क्या कुछ कानूनी प्रावधान। रितम्बरा जी, मैं आपके पास ही आऊंगा। आपने कार्रवाई को लेकर जिस तरह से कहा कि अधिकतम 3 साल की सजा का प्रावधान है, वो भी कुछ कंडीशंस में, वो कंडीशंस कौन कौन सी हो सकती हैं? देखिए, उसके पास मतलब उस इंजर्ड कितनी है वो पीड़िता महिला, इस पे है, उसका मेडिकल क्या है, मतलब ये है कि एक मैं केस यहाँ पे आपसे शेयर करना चाहूंगी। मेरे पास एक लेडी आई थी डोमेस्टिक एक्ट की, तो होता क्या है कि जिससे शादी हुई थी तो वो लड़का रात में उसको बहुत टॉर्चर करता था और नंगा करके समझ लीजिए उसको मोमबत्तियों से दागता था और कमरा बंद कर देता था। तो इस हद तक की इंजरी थी कि जब बाद में वो 10 दिन जब उसके खिलाफ एफआईआर वगैरह हुई और जो मेरे पास आई तो हमने देखा भी अपने चैम्बर में स्वयं उसका, क्योंकि वो दाग पड़े हुए थे, तो मेडिकल जांच में वो सारी चीजें आई। तो जब मेडिकल जांच हुई तो जांच में आई तो उस बिहाफ पे उसको वो सजा मिली
बाद में जमानत तो हो गई, क्योंकि बहुत सारी और भी स्थितियां आ जाती हैं, मेडिकल और जो पुलिस रिपोर्ट लगाती है उसमें भी कंट्राडिक्शन हो जाता है। लेकिन यह है कि अभी ट्रायल चल रहा है, ट्रायल की पोजीशन में अभी मामला चल रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि उसमें जो प्राविधान है उसमें सजा उसको मिलेगी। तो कहने का मतलब जो मेजर अगर कोई उसके साथ है, इंसिडेंट है पीड़िता के साथ, तभी अब ऐसे एफिडेविट देने से कोई या हल्की फुल्की कोई चले, यानी कि अगर तो प्रताड़ना के नाम पर क्रूरता की हदों को पार किया जाता है तो इस संबंध में इस तरह की सजा का प्रावधान भी है कि 3 साल के कारावास तक की सजा हो सकती है। अक्षय जी मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, जी जो सजा का प्रावधान है इस एक्ट में वो 2 साल का है जी। और रितम्भरा जी जो बात करनी है, मुझे लगता है कि मेडिकल हुआ है तो हो सकता है उसमें प्रोटेक्शन अधिकारी द्वारा जो है उसमें पुलिस के द्वारा को अप्रोच करने के बाद एफआईआर दर्ज की गई होगी, क्योंकि वो एफआईआर वाला मामला अलग हो जाता है जिसमें अकॉर्डिंग टू सेक्शन जो है सजा का प्रावधान है, मगर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में 2 साल तक की सजा का प्रावधान है और 20,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। जी, और जैसा रितम्भरा जी ने अभी राजेश पटवा जी कहा कि इस तरह की प्रताड़ना को लेकर कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है कि किसी महिला के साथ कहीं पर किसी छत के नीचे प्रताड़ना की जा रही है, लेकिन क्या एक ही छत के नीचे रहते हुए घरेलू प्रताड़ना के खिलाफ कोई महिला अपनी इस लड़ाई को लड़ सकती है? बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी बताया है ये एक्ट जो है जी। रितम्भरा जी आऊंगा मैं आपके पास, पटोहा जी। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, मैंने पहले ही बताया आपको, बिल्कुल घर में साथ में रहते हुए जो महिला है वो हमारी माँ है, बहन है, या जो घरेलू रिश्ते में है जो वो उसमें शिकायत रिटर्न कंप्लेंट देके और उसके अंदर प्रोटेक्शन जो है प्राप्त कर सकती है। अगर एक कमरे में रह रही है, देखिए मैं टीवी में ज्यादा नहीं बता सकता, मगर वो साथ रहते हुए कर सकती है शिकायत और कोर्ट से प्रोटेक्शन भी मिल जाता है उसको। नहीं, मेरा सवाल दरअसल इसलिए था कि अगर पीड़ित व्यक्ति यदि आरोपी पर आश्रित है तो फिर उसकी देखभाल का जिम्मा किसका होगा और कैसे उसकी देखभाल होगी? जी जी जी, बिल्कुल ठीक। देखिए, जो साथ में रहते हुए जब वो कंप्लेंट करती हैं और उसको प्रोटेक्शन मिलता है तो उसके अलावा जो है उसकी आर्थिक स्थिति के लिए उसमें जो है कंपनसेशन और जो मेंटेनेंस है उसका भी प्रावधान है। तो उसमें साथ में रहते हुए उसे कंपनसेशन तो एक अलग चीज है, तो लास्ट में डिसाइड होगा। इंटरिम मेंटेनेंस जो है वो मिलेगा उसको, और उसको साथ में रहने से वो परेशान ना करे, इसके लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर जो है कोर्ट देगी। और अगर वो प्रोटेक्शन ऑर्डर की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ जो रिस्पोंडेंट है उसके खिलाफ एफआईआर भी अलग से दर्ज हो सकती है। चले, बिल्कुल, लगातार कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धनोरे जी अगले दर्शक हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। क्या परेशानी है, सवाल कीजिए। देखो, मेरी सिस्टर इन लॉ की लड़की है, वो अमेरिका में उसका हस्बैंड है। 5-6 साल से उसको ये करके उसने इंडिया भेजा है। नासिक कोर्ट में केस चालू है। जो जज है गया 3 साल से उसको अंतरिम ये पैसा नहीं दे रहे खर्चाने के लिए। उसका ऑर्डर ही नहीं पास हो रहा है, वो केस खत्म करने में लगी हुई है। चले, बिल्कुल, आप परेशान मत होइए, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। रितम्भरा जी, क्या करना चाहिए ऐसे केसेस में? जी, इनको इंटरिम नहीं मिल रहा है। नहीं, इंटरिम नहीं मिल रहा है तो पहले ये इंटरिम अलाउ कराएं। अगर देखिए होता क्या है, 23 सेक्शन इसी डोमेस्टिक में है, दोनों पक्षों को सुन के कोर्ट अलाउ करती है। अगर दोनों पक्ष नहीं है तो एक्स पार्टी भी वो करती है इसी में। एक्स पार्टी के बाद ये है कि अगर रिकवरी नहीं हो रही है इनके पैसे की तो उसके लिए 31 में, उसी में इजरा का एक सेक्शन है 31 में, तो उसी में अगर ये अप्लाई करके उसी में जो क्रिमिनल की प्रोसीडिंग है, रिकवरी वारंट, BW, NBW, जब वो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो कभी न कभी वो पकड़ में आएंगे कोर्ट के, और वो जो इनका मेंटेनेंस है वो कोर्ट ही रिकवरी कराएगी। लेकिन इनको अपने वकील के माध्यम से वो कोर्ट में रेगुलर जो है अप्रोच करना पड़ेगा। चलिए, बिल्कुल, यानी आप ये सलाह दे रहे हैं कि अप्रोच कोर्ट में ठीक ढंग से इनके अधिवक्ता को करना पड़ेगा। लेकिन अक्सर रितम्भरा जी इस तरह के मामले सामने आते हैं जब ये कहा जाता है कि डिले बहुत होता है, इंसाफ जल्दी नहीं मिल पाता। जैसा कि धनोरे जी बता रहे हैं कि तकरीबन 3 साल का वक्त हो गया, लेकिन 3 साल के दरमियान इन्हें किसी तरह कोई भत्ता, कोई सहयोग नहीं मिला। जी, डिले पे तो मैं भी कहना चाहूंगी कि देखिए ये डिपेंड करता है, थोड़ी सी प्रोसीडिंग हमारे यहाँ कोर्ट में थोड़ी सी लिंगर ऑन हो जाती है तो उसकी स्थिति वो
होता यह है कि वादी पक्ष जो दाखिल करता है डॉक्यूमेंट्स, उस पे इंटरप्रिटेशन विपक्षी करता है, फिर वो एविडेंस में आता है, फिर वो और भी जिरह में आता है। तो इसकी वजह से जो कानूनी प्रोसीडिंग प्रक्रिया है वो देर हो जाती है। और कुछ चीजें जैसे कि हमारे न्यायालय में छुट्टियां हो जाती हैं, जजेस छुट्टी पे चले गए, स्ट्राइक हो गई, तो ये सारी गतिविधियों को मिला के थोड़ी सी पेंडेंसी बढ़ जाती है। तो इसके लिए बस एक ही सोल्यूशन है कि चाहे वो जज हो हमारे, और चाहे वो पीड़ित है हो या चाहे वकील, सबकी इच्छा शक्ति को एक दूसरे को समझनी पड़ेगी। और अगर न्याय दिलाना है और न्याय देना है जजों को, तो फिर इस बात का ध्यान रखेंगे तो वो हो सकता है। सारी कोर्टों में ऐसा नहीं होता, जो कोर्टें अच्छा वर्क करती हैं उनको न्याय मिलता है जल्दी। चलिए बिल्कुल, और शायद इसीलिए शायद कहा भी जाता है कि देरी से मिला इंसाफ भी अन्याय से कम नहीं होता है। धनौरा साहब, जो अभी तरीका आपको बताया है रितंबरा मिश्रा जी ने, अगर वो तरीका आप अख्तियार करते हैं तो निश्चित तौर पर जो आपकी परेशानी है उससे आपको छुटकारा जरूर मिलेगा। राजेश पटवा जी, अगर ये मान लीजिए कि एक छत के भीतर अगर किसी महिला की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि उसे प्रताड़ित किया जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस की वो शिकार होती है, और इसका आरोप महिलाओं पर ही लगता है, तो इस एक्ट के तहत क्या कुछ विशेष प्रावधान भी हैं या फिर उसी हिसाब से केस चलेगा जैसा अन्य मामलों में भी चलता है? देखिए, इस एक्ट में भी केस चल सकता है महिला के खिलाफ भी। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अभी बात कर रहे थे हम समय सीमा की। इस एक्ट में समय सीमा निर्धारित की गई है केस की निपटारे के लिए, वो 60 दिन की है जी। समनिंग के लिए प्रोटेक्शन ऑफिसर को बोला कि रिपोर्ट के लिए 3 दिन का टाइम है और समनिंग के लिए 7 दिन का टाइम है। लेकिन मुकदमों की पेंडेंसी के चलते, मुकदमों के ज्यादा होने की वजह से और जजेस की कमी के चलते ये जो प्रक्रिया है थोड़ी धीमी हो जाती है। और इसमें जो है हमें ध्यान रखना है कि हम जब भी कोर्ट में तारीख हो तैयारी से जाएं कि किसी वजह से डिले ना हो। जो भी कंप्लेनेंट जो होता क्या है कि कंप्लेनेंट ने मुकदमा जो डाल दिया वो उसको प्रॉपर परस्यू नहीं कर पाता। अभी हमारे मित्र जो बता रहे थे 3 साल से केस चल रहा है, देखिए एकदम से मैं टिप्पणी नहीं कर सकता उस बारे में, मगर ऐसा बहुत कम होता है कि 3 साल से मुकदमा चल रहा है, इंटरिम पास ना हुआ हो। इसमें अगर कागज देखे जाए उसके बाद ही हम इनको राय दें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और दूसरी बात यह है कि इस एक्ट में बिल्कुल पहले नहीं था ऐसा प्रावधान कि सिर्फ महिला के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज नहीं कराया जा सकता था, कंप्लेंट केस नहीं दिया जा सकता, मगर अब दिया जा सकता है और उनसे रिलीफ भी लिया जा सकता है। चले बिल्कुल, एक और दर्शक रविदास जी हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका रविदास जी, क्या परेशानी है, सवाल कीजिए। चले शायद संपर्क टूट गया, लेकिन लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और एक और दर्शक महाराष्ट्र से आशा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका, क्या परेशानी है आशा जी, सवाल कीजिए। हेलो, हाँ, मेरी सिस्टर है जी। उसका पति है ना, हाँ। उसको बहुत मारता है और उसके एक पहले दूसरी गर्लफ्रेंड है, उसके साथ शादी करना चाहता है और मेरे सिस्टर को छोड़ना चाहता है। उसको 2 लड़के हैं जी, और उसको इतना अत्याचार करता है वो, उसने और अभी उसको कोर्ट में उसने डाला है कि मुझे इससे फारकती चाहिए। तो ऐसा होता है कि मेरे बहन की फारकती हो जाएगी? रितंबरा मिश्रा जी, क्या जवाब दीजिएगा? जी, मैं इनको ये राय दूंगी कि ऐसी स्थिति में उसके जो है खिलाफ कंप्लेंट करें, FIR 498 की कराएं और भी मेंटेनेंस है मांगे, 2-4 मुकदमे उसके खिलाफ करें तो हो सकता हो कि कुछ रास्ता बना दे वो। और अगर किया है, अगर ऐसी क्रूरटी कर रहा है तो इनको उसके अधिकार के लिए जी रितंबरा जी, बात पूरी कीजिए। जी, मैं ये कह रही थी कि अगर ये तो उनके पक्ष में खुद ही उनसे एक घटना कारित कर रहा है, घरेलू हिंसा भी कर रहा है, धमकी, जैसा कि बताया कि उन्होंने कि तलाक की धमकी दे रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उनको कंप्लेंट तो फाइल ही करना चाहिए कोर्ट में जाकर। अब जब कार्रवाई करेंगी, हो सकता हो कि अपनी विचारधारा बदल जाए या कुछ सामंजस्य जो है अपनी पत्नी से बनाने की कोशिश करे या उसका त्याग कर दे, क्योंकि जब ये कुछ उसके अगेंस्ट में जब कुछ लेंगी, मुकदमेबाजी का कुछ प्लान करेंगी, कुछ उसके खिलाफ करेंगी, तभी वो सुधरेगा, ऐसे तो सुधरने वाला नहीं है। यानी कानून का कहीं ना कहीं डर जब उस व्यक्ति को होगा तो कहीं ना कहीं जो विवाद है वो शांत होने की गुंजाइश होती है और एक सुलह समझौता का विकल्प खुला होता है, जिससे आपकी परेशानियों से आपको छुटकारा जरूर मिल सकता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और साथ ही जो कॉलर्स हमारे साथ जुड़े थे उनके प्रश्नों का वाजिब उत्तर उन तक पहुंचाने के लिए। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी।